इन्होंने बड़े बड़े गार्डन अनारों के काट डाले हैं वहाँ से और अफ़ीम की खेती करना शुरू कर दिया है। आखिर जी अफ़ीम कैसे बनती है, कोकेन, हेरोइन, इन सब का क्या तालमेल है, ये तो अपन को थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ से चल जाएगी और प्रैक्टिकल तौर पे ही जानकारी चलेगी जब आप एक आध दो वीडियो देखेंगे नेट पे कि अफ़ीम कैसे बनती है, अफ़ीम पोस्ट क्या कहलाते हैं, अपुन बर्ड्स क्या कहलाती है, कोकेन क्या कहलाती है। तो थोड़ा बहुत आप देखेंगे, सर्च करेंगे या रूबरू होंगे डे बाय डे, कहीं पे पकड़ा जाएगा, पुलिस पकड़ेगी कहीं पे ऐसे अपराधियों को जो इस तरह के अपराधों में संलिप्त हैं, तब आप यहाँ पे क्लियर वे में आ जाएंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी जब्ती होती है, रियल प्रोसीडिंग क्या है जब्ती की। व्यवहारिक में थोड़ा बहुत अंतर है और किताब में थोड़ा बहुत अंतर है, व्यवहार में थोड़ी प्रोसीडिंग बदल जाती है। चलिए बात करते हैं इस पर। स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। चैप्टर 2A, 5A अतिरिक्त चैप्टर है, टोटल सेक्शन 83 है और शेड्यूल 1 है। ध्यान दीजिएगा, एक शेड्यूल है। एकमात्र एक्ट हमारे ADPO में ऐसा है जिसमें 4 शेड्यूल हैं। कौन सा है, कौन सा एक्ट है बताइए, कौन बताएगा? हाँ, UAPA एक्ट, अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्टिविटी एक्ट है। हाँ, अनलॉफुल वो है ना, अनलॉफुल एक्टिविटी, UAPA एक्ट, सॉरी UAPA एक्ट। इसमें 4 शेड्यूल हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक है, बाकी देख लेना कितने एक्टों में एक शेड्यूल है, कितने में 4 हैं। तो एक 4 में, हाँ विधि विरुद्ध वही अनलॉफुल एक्टिविटी, उसमें 4 है, बाकी में कुछ में 2 है। सबसे ज़्यादा एक शेड्यूल वाले एक्ट है, एक शेड्यूल वाले ज़्यादा है, सेकंड मात्रा में वो है, और सबसे थर्ड स्टेज में वो है UAPA। इसका क्रमांक कितना है? 61 क्रमांक है 1985 का, स्वापक औषधि का 61 है, 1985 का 61 इसका क्रमांक है। 16 सितंबर 1985 को इसको सहमति मिली है राष्ट्रपति महोदय की। कुछ चीज़ों पे ये नियंत्रण करता है। स्वापक औषधियों से संबंधित विधि का समीकरण संशोधन करने के लिए अब जो लॉ बना है उसको अपडेट करने की बात ये कर रहे हैं। स्वापक औषधियों मना प्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए अब रेगुलेशन कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, वरना हर कोई घर में आके अफीम गांजा बोने लगेगा, खेती करने लगेगा, तो कंट्रोल करना जरूरी है, रेगुलेट करना ज़रूरी है। अब और प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन अवैध तरीके पे बेचा जाएगा, दुरुपयोग किया जाएगा। स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त उसमें प्रयुक्त संपत्ति से संपर्हण और बंद करने के लिए अवैध व्यापार को रोकना है। और अवैध व्यापार से प्राप्त जितनी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक ट्रक के अंदर अफीम पाई गई, गांजा पाया गया ज़्यादा मात्रा में, तो क्या करना है, जब्ती कैसे करना है? क्या ट्रक भी जब्त हो जाएगा? जो ट्रक चला रहा है वो अरेस्ट हो जाएगा, पूरा माल अब जब्त हो जाएगा, क्या होगा उसका, वो भी ये बताता है। स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, तो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है उन्हीं को अपन लोग जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मैटर माना जाता है जिन नारकोटिक्स पदार्थों के संबंध में, तो उसके संबंध में जो उपबंध आए हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल के उपबंध आए हैं, तो वैसे उपबंधों के संबंध में यहाँ भी कोई एक्टिवेशन करना है, अपन को कार्यान्वयन करना है, जिससे क्या हो कि हमारे इंडिया में भी वर्ल्ड लेवल की सोच का कानून बन सके कि इस तरह का भी इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। और उनसे संबंधित उपबंधों का के लिए अधिनियम, और उनसे संबंधित जो उपबंध हैं उनके लिए उपबंध। तो ये कुछ इसके 5 कंटेंट निकलते हैं, तो लास्ट वाला कंटेंट आप छोड़ दें, तो ये 4 कंटेंट आपको याद करना है। आपसे पूछा जा सकता है स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पूछा जा सकता है आपसे। NDPS पढ़ रहे हैं हारून भाई, NDPS सेक्शन 1 पे पढ़ रहे हैं अभी, उद्देश्य का पढ़ी हम लोगों ने। अब देखिए सेक्शन 1 कहती है कि इसका विस्तार कहाँ पे होगा, तो विस्तार के लिए 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 1 2 3। पहला पॉइंट कहता है संपूर्ण भारत पर विस्तार है। दूसरा पॉइंट कहता है भारत के बाहर, भारत के सभी नागरिकों को लागू होता है। भारत के बाहर, बाहर के केवल नागरिकों को, ध्यान दीजिएगा, बाहर के बाहर मतलब मान लीजिए हम अमेरिका जाते हैं तो हम पे ये लागू होगा अमेरिका में, अमेरिका के लोगों पे लागू नहीं होगा, हम पे लागू होगा, हम अमेरिका में विचरण कर रहे हैं। भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों एवं वायुयान पर सभी व्यक्तियों को वे जहाँ भी हों भी लागू होता है।
अब सेक्शन 4 जैसा इंडियन पिनल कोड बोलती है, उसी तरह यहाँ है, नागरिक या विदेशी कोई भी हो, भारत में रजिस्ट्रीकृत विमान है तो उसके अंदर कोई भी बैठा हो अपराध करेंगे। मान लीजिए कोकेन खाते हुए मिल जाता है कोई व्यक्ति, ब्रिटिशन है, फ्रेंच है, कोकेन खाते हुए मिल जाता, और करते हैं, उपयोग करते हैं बिल्कुल। बड़े लेवल में क्या है, हमारे छोटे लेवल में तो उड़ता पंजाब है भाई, यहाँ तो बड़े लेवल में ज़्यादा है, बड़े लेवल में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे इंटरनेशनल लेवल में देखते हैं, फॉरेनर हैं, फॉरेनर बहुत उपयोग करते हैं इन चीज़ों का, नारकोटिक्स पदार्थों का बहुत उपयोग करते हैं। अमेरिका में तो एक चीज़ इन्होंने कर दिया है, लाइसेंस दे दिया है कि लाइसेंस होल्डर को दे दिया है, आप लाइसेंस के तरीके पे दुकान खोलिए, बेचिए। जैसे ठेका है हमारे यहाँ देसी ठेका, वैसे यहाँ पे नारकोटिक्स पदार्थ बिकते हैं अमेरिका में, और उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। आप लाइसेंस वाले से खरीद रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, कोई कानून नहीं। मतलब उन्होंने ऐसा कर ही दिया है कि उपभोग करें। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसे पदार्थ मिलें। थोड़ा बहुत भांग मांग ऐसा मिल जाती है अपन को देखने को, दुकानें मिल जाती हैं, गांजा भी मिल जाता है थोड़ी बहुत अल्प मात्रा में, लेकिन अफीम वफीम नहीं मिलती है। अफीम का उपयोग टोटल हम औषधीय या दवाइयों के रूप में करते हैं, निश्चेतक पदार्थ बनाने में उपयोग करते हैं। सप्लो 3 कहती है एक की, यह कब लागू होगा। तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो मतलब सबसे नीचे अगर अपन पढ़ते हैं तो 14 नवंबर 1985 को लागू हुआ था। इस दिन बाल दिवस मनाया जाता है, आपको पता है। बाल दिवस पे नारकोटिक्स पदार्थ एक्ट लागू हुआ है बाल दिवस पे। बाल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस रहता है 14 नवंबर को। निकल गया इसका बर्थडे तो। आगे बढ़ते हैं, परिभाषाएं। इसमें सेक्शन 2 में 29 परिभाषाएं दी गई हैं। अब 29 परिभाषाएं क्या क्या हैं, थोड़ा इनको देखते हैं अपन जल्दी जल्दी, जितना जरूरी होगा उतनी उतनी चीज़ें देखते हैं। देखिए, एडिक्ट पर्सन होने के लिए क्या हो जरूरी है? ऐसा व्यक्ति जो किसी स्वापक औषधि मनादि पदार्थ पर आश्रित है, डिपेंड है। मतलब ये लोग इतने हैवी हो जाते हैं कि मान लीजिए जैसे हम लोग अगर खाना ना मिले और परिस्थितियाँ विपरीत हो तो पानी पी के काम चला सकते हैं, लेकिन इन लोगों को ड्रग्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लोग देखें ना, कोई सीरियल देखते हैं सावधान इंडिया वगैरह में, मतलब किसी की हत्या भी कर देंगे ये लोग, और उसके लिए वो हर तरह से पैसे की व्यवस्था करते, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एडिक्ट पर्सन वो होता है जो आश्रित है इन पदार्थों पर, डीपीएस पदार्थों पर जो आश्रित है वो बेस्ट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्लॉज है। बोर्ड 2 सेकंड में बोर्ड को बताया गया। बोर्ड से तात्पर्य यहाँ पे केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड इसके अंतर्गत आता है। कैनबिस हैम्प से क्या तात्पर्य है? कैनबिस हैम्प से, तो इसको भी अपन थोड़ा देखते हैं। चरस, गांजा और उपरोक्त के कोई मिश्रण, चाहे वो लिक्विड हो या वैसा हो, पेय पदार्थ हो, पेय हो या सब्सटेंस के तौर पर हो। 3 चीज़ें यहाँ पे आती हैं कैनबिस हैम्प में। चरस आता है, गांजा आता है, और इन सब का कैनबिस पौधों का मिश्रण आता है, चाहे लिक्विड में या मिश्रण के तौर पे हो। लेकिन यहाँ पे गांजे के बीज नहीं आते हैं। ध्यान दीजिए कि गांजे के बीज और पत्तियाँ जब स्त्री इसके साथ ना हो, नहीं है। गांजे के बीज और पत्तियाँ इसके अंतर्गत नहीं आती कैनबिस हैम्प। तो ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। जो नशीले पदार्थ हैं कैनबिस के पौधे के हैं, कैनबिस के पौधे से ही चरस बनता है, उसी से गांजा बनाई जाती है। बड्स होती है, जो कली होती है, कली में गांजे का रूप होता है, कली की वैल्यू ज़्यादा होती है उसमें। तो ये 3 चीज़ें हैं, और इनका कोई मिश्रण चाहे द्रव में हो या मिक्सचर के तौर पे हो, पाउडर के तौर पे हो, वो दोनों चीज़ें आती हैं। लेकिन पत्तियाँ और बीज कैनबिस के पौधे की नहीं आती इसमें। 2-4 में कैनबिस का पौधा है। कैनबिस वंश का कोई भी पौधा कैनबिस का पौधा कहलाता है। कैनबिस वंश का कोई भी पौधा कैनबिस का पौधा कहलाता है। 2-4 में केंद्रीय सरकार के कारखानों से क्या तात्पर्य है? केंद्रीय सरकार के कारखानों से क्या तात्पर्य है? 2-4 जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन रखे गए हैं, तो वो केंद्र सरकार के कारखाने हैं। जैसे BHEL हो गया, मान लो, तो केंद्र सरकार के ही है।
या किसी ऐसी कंपनी के जिसमें केंद्रीय सरकार समादत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51% धारण करती है। अब देखिए, पहले हम लोग पढ़ा करते थे कंपनी लॉ में, जिसमें शेयर 51% सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के होते, वो सरकारी कंपनी होती है। तो 51 शेयर मतलब 49% अन्य लोगों के शेयर हैं, हम आप लोगों के 4 लोगों के शेयर हैं, लेकिन 51% केंद्र सरकार के शेयर हैं। ऐसी कोई कंपनी है तो वो भी सरकारी कंपनी मानी जाएगी, केंद्र सरकार के कारखाने माने जाएंगे। यहाँ पे कारखाने पड़ रहे हैं तो कारखाने माने जाएंगे। 5वां, कोका के उत्पाद। अब देखिए, कोका के उत्पाद के अंतर्गत देखिए क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला आता कच्चा कोकेन। कच्चा कोकेन आता है, आपको ऐसी वर्ड याद करना है, इसको अपन ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक्गोनिन आता है और उसके व्युत्पाद आते हैं। एक्गोनिन आता है, उसके व्युत्पाद आते हैं। तीसरा कोकेन आता है, कोकेन आता है। कोकेन को वैज्ञानिक रूप में क्या बोला जाता है? बेंजाइल एक्गोनिन का मेथिल एस्टर बोला जाता है। तो अपन को कोकेन ही याद करना है। कच्चा कोकेन, एल्कगोगेन, उसके व्युत्पाद कोकेन, और ऐसी सभी निर्मितियाँ जिसमें 0.1% से अधिक कोकेन हो। अब 0.1% समझ रहे हैं? जैसे 10 भाग हैं, जैसे आपके पास 10 रुपये हैं, या मान लीजिए आपके पास 100 ml वो है, गिलास है। अब 100 ml गिलास में अगर हम 10वां भाग देखें तो 10 ml नशे वाला पदार्थ मिला हो तो वो यहाँ पे माना जाएगा 0.1, मतलब 10 का 1वां भाग। ऐसा मिश्रण, जैसे 10 ml बहुत छोटी मात्रा होती है, इसमें एक भाग से ज़्यादा अगर है तो वो यहाँ पे आएगा केवल एक भाग से कम है। मान लीजिए 500 1/2 मिला हुआ है, 0.5 मिला हुआ है, 0.05 मिला हुआ है, तो क्या होगा? वो नहीं आएगा इसमें। 0.01 से अधिक होना चाहिए, मतलब 1.5 होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए 2.2 होना चाहिए, तो यहाँ पे माना जाएगा। इससे कम नहीं माना जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान देना है, इसमें कई बार क्वेश्चन आए हैं, फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोका की पत्ती पढ़ लीजिएगा। कोका का पौधा, इसका नाम याद रखना है, 7 में कोका का पौधा है। क्या नाम है? एरिथ्रोजाइलॉन वंश की किसी जाति का पौधा। एरिथ्रोजाइलन जाइलन वंश की किसी जाति का पौधा क्या कहलाता है? कोका का पौधा कहलाता है। वाणिज्यिक मात्रा क्या कहलाता है? जो केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की है वो वाणिज्यिक मात्रा है। उससे अधिक मात्रा क्या है? वाणिज्यिक। आपसे कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति कॉलेज आएगा तो चार किताबों से ज़्यादा लेके नहीं आना है, आप 6 किताबें लेके आ रहे हैं तो क्या होगा? जैसे अपन बोलते हैं ना, लाइब्रेरी जाते पढ़ने कहीं, तो लाइब्रेरी में किताबें प्रोहिबिट होती हैं, बैग बाहर रखवा लिए जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। जो भी हो रीजन, मेरे ख्याल से इसलिए कर लेते हैं लड़के किताब ना बदल दें, या फिर लड़के चोरी करके ना ले आएँ, या फिर क्या ना करें, भगवान जाने। तो यहाँ पे जो मात्राएं हैं जो अपन ने प्रोहिबिट कर दिया, कोई लेके जाता तो फिर उसको पेनल्टी लगती है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये ऐसे यहाँ पे है कि हमने एक निर्धारित मात्रा कर दी कि कोई 10 किलो से ज़्यादा अफीम रखेगा तो उसको मृत्यु दंड देंगे। तो यहाँ पे 1 किलो से ज़्यादा अफीम रखेगा तो मृत्यु दंड देंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नियंत्रित पदार्थ ये छोड़िएगा, तत्स्थानी विधि ये भी छोड़िएगा, नियंत्रित पदार्थ प्रवहन छोड़िएगा। आवश्यक स्वापक औषधि 2 के में आवश्यक स्वापक औषधि इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय सरकार द्वारा अब आवश्यक किन चीज़ों से है, औषधियाँ किन चीज़ों से बनाई जाती हैं? स्वापक औषधि तो चिकित्सीय पर्पज से, दूसरा वैज्ञानिक पर्पज से, उपयोग के लिए अधिसूचित कोई औषधि। अब देखिए, अफीम का उपयोग कई के रूप में होता है। आपने देखा मेरे छोटे बच्चे के लिए, इसका अभी मिष्टी का पेट दर्द कर रहा था, करीब 5-6 महीने 7 महीने पहले की बात है। तो हमने यहाँ एक पीयूष बजाज बहुत फेमस डॉक्टर है, उसको दिखाया बच्चों का। तो उसने दवाई लिखी, एक इंजेक्शन लिखा, बोले जल्दी आराम चाहिए, कि मतलब ऐसी दवाई देने के उससे 4-5 दिन। हमने की सर बहुत दिन से प्रॉब्लम है, जल्दी ही आराम हो जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा करना, 4 इंजेक्शन दे रहे हैं, आज एक लगा देते हैं, बाकी एक दिन छोड़ के एक दिन लगवाना है आपको। एक इंजेक्शन लगा, बिल्कुल सही होगी लड़की, अगले 4 दिन और लगाए। तो उसमें मैंने पढ़ा इसमें है क्या कंटेंट, तो उसमें लिखा था मॉर्फिन। मॉर्फिन भी एक कंटेंट था उसमें। अब जैसे ये मॉर्फिन क्या का बनता है? अफीम का बनता है।
कुछ निस्तेजक पदार्थों के लिए बनता है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो जाती है पेट में, डाइजेशन में, तमाम चीज़ों में, तो वो कवर कर लेता है जो भी कंटेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर निस्तेजक। अपन लोग देखे, वो एक डॉक्टर होता है, किसी का ऑपरेशन होना है, वो बेहोश करने वाला डॉक्टर एक अलग होता है। तो इस तरह से जो पदार्थ बनते हैं ये सब नार्कोटिक्स पदार्थों के द्वारा ही बनते हैं। तो आवश्यक स्वापक औषधि क्या है, जो केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना द्वारा या तो वैज्ञानिक या चिकित्सीय प्रयोग के लिए घोषित की है, वो क्या कहलाती है, आवश्यक स्वापक औषधि कहलाती है। अवैध व्यापार 2(8)(b) में 2(8)(b) में अवैध व्यापार है, 8B है, ध्यान दीजिएगा, 8B में अवैध व्यापार है। 8A में स्वापक औषधि था, 8B में अवैध व्यापार है। अवैध व्यापार से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ 5 कंटेंट दिए गए हैं, 5 कंटेंट के अंतर्गत आने वाली चीज़ें अवैध व्यापार के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी, अफीम के पौधे की खेती करना, कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह करना। दूसरा, अफीम पोस्ट या किसी कैनवेस के पौधे की खेती करना। तीसरा, स्वापक पदार्थों मना और स्वापक औषधियों मनापाई पदार्थों के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भंडारण, छिपाव, उपयोग या उपभोग। अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण का कार्य करना। स्वापक औषधियों मनापाई पदार्थों के 1 से 3 तक में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से भिन्न किसी क्रियाकलाप का व्यवहार करना, कोई अन्य कार्य करना, इन तीनों से लेकर परिसर का प्रबंध करना, किराए पर देना, इन कामों के लिए। ये 5 काम अगर आप कर रहे हैं तो अवैध व्यापार है। तो सीधे से स्मगलिंग जो होता है वो यहाँ पे अवैध व्यापार के अंतर्गत आता है, लगभग वही चीज़। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक आध क्वेश्चन आ सकता है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। स्वापक औषधि एकल कन्वेंस 1961 जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मार्च 1961 में न्यूयॉर्क में अंगीकार की गई, वो इसके अंतर्गत आती है। कौन सी, 1961 स्वापक औषधि एकल कन्वेंस 1961 इसके अंतर्गत आता अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंस। दूसरा, स्वापक औषधि एकल कन्वेंस 1961 का संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल इसके अंतर्गत आता है, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा 1972 में जिनेवा में किया गया है। तो यहाँ पे दूसरा क्या है, जिनेवा का प्रोटोकॉल, 1972 का जिनेवा का प्रोटोकॉल। पहला हो गया स्वापक औषधि एकल कन्वेंस 1961 और दूसरा हो गया 1972 जिनेवा का संयुक्त राष्ट्र का प्रोटोकॉल, ये भी आपको ध्यान देना हो। तीसरा, मना प्रभावी पदार्थ कन्वेंस 1971 जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा फरवरी 1971 में वियना में अंगीकार किया गया था। कहाँ पे, वियना में। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, 1971 का कन्वेंस है जो वियना में अंगीकार किया गया है, 1971 का कन्वेंस, इतना आपको ध्यान देना, वियना। आगे देखते हैं डी नंबर का, कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंस, इसके अलावा कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंस भी इसके अंतर्गत आता है, ये भी आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। विनिर्माण पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं। विनिर्मित औषधि, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। औषधीय कैनवेस 2(12) में औषधीय कैनवेस है। औषधीय हेम्प से कैनवेस हेम्प का कोई सार या टिंचर आता है इसके अंतर्गत, कोई सार या टिंचर, औषधीय हेम्प से कैनवेस हेम्प का कोई सार या टिंचर इसके अंतर्गत आता है। नार्कोटिक्स कमिश्नर 2(13) में डिफाइन किया गया है, धारा 5 के अधीन नियुक्त स्वापक आयुक्त इसके अंतर्गत आता है। 2(14) में स्वापक औषधि डिफाइन की गई है, कोका की पत्ती, कैनवेस हेम्प, अफीम, पोस्त तृण, ये 4 चीज़ें, और 5वां है इसके अंतर्गत निर्मित औषधियाँ। 5 चीज़ें यहाँ पे स्वापक औषधि में आती हैं। अफीम 2(15) में डिफाइन किया गया है। अफीम से क्या तात्पर्य है, इसका स्कंदित रस होता है। अफीम पोस्त का स्कंदित रस, पहला पॉइंट याद रखना है, और दूसरा है अफीम पोस्त के स्कंदित रस का कोई मिश्रण। तो मिश्रण भी आता है, स्कंदित रस भी आता है, दोनों चीज़ें यहाँ पे आती हैं, किसमें, अफीम के अंतर्गत। किंतु इसके अंतर्गत ऐसी कोई निर्मित नहीं है जिसमें 0.2% से अनधिक मार्फीन हो, मतलब इससे कम अगर मार्फीन है, अनधिक का मतलब क्या है, कम, यहाँ पे अनधिक को गोला करके कम लिख लेना, इससे कम है मार्फीन,
तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। अफीम के अंदर इससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 20% से ज़्यादा होना चाहिए। 10 ml है, 10 ml में 20 ml से ज़्यादा होना चाहिए अफीम का स्तर, तो यहाँ पे मार्फिन होना चाहिए 20% से ज़्यादा, तो यहाँ अफीम माना जाएगा। 20 से कम है तो नहीं होगा, 20 या 20 से कम में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ये छोड़ दीजिएगा। अफीम के व्युत्पाद 16 में, बस इतना ध्यान दीजिएगा। 17 में अफीम पोस्त है, तो अफीम पोस्त को याद रखना है कैसे, इसके अफीम पौधे का नाम पूछा जाता है। पेपेबर सोमनीफेरम एल जातियों का पौधा क्या कहलाता है, अफीम पोस्त के अंतर्गत आता है, अफीम पौधे के अंतर्गत आता है। कौन? पेपेबर सोमनीफेरम एल जातियों का पौधा। पेपेबर की किसी अन्य जाति का पौधा जिसमें अफीम या फिनेथिल एल्कलाइड निकाला जा सकता है, वो भी इसके अंतर्गत आता है, अफीम पोस्त के अंतर्गत। ये आप ध्यान दीजिएगा, पेपेबर सेमनीफेरस, पेपेबर पेपर से ध्यान दीजिएगा, पेपेबर पेपर। पोस्तरण शांत क्या होता है, ये 19 में बताया गया है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 20 में निर्मिति है, 21 में बहत है, नियमों द्वारा बहत, 22 में उत्पादन है, तो ये भी अपन को नहीं पढ़ना। मना प्रभावी पदार्थ 23 में। कोई प्राकृतिक या संश्लेषित पदार्थ या कोई प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ या सामग्री का कोई लवण जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मना प्रभावी पदार्थों की सूची में सम्मिलित निर्मिति है। तो जो अनुसूची में वर्णित किए गए हैं वो मना प्रभावी पदार्थ है, सीधी बात है। अनुसूची में जिनका उल्लेख किया गया वो मना प्रभावी पदार्थ है। 2:23 में बताया गया है। अल्पमात्रा 2:23A में बताया गया है कि जो कोई विनिर्दिष्ट मात्रा से न्यूनतम कोई मात्रा, केंद्र सरकार ने अधिसूचना निकाली है कि भाई न्यूनतम मात्रा क्या है, अब उससे लगभग मात्रा है, विनिर्दिष्ट मात्रा से न्यूनतम कोई मात्रा, उससे कम मात्रा बोला कि 2 ग्राम से कम वाली चीज़ें, तो अब 1.5 ग्राम चीज़ है तो वो क्या है, न्यूनतम मात्रा है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राज्यीय आयात। अब किसी राज्य से संघ राज्य क्षेत्र में आना अंतर्राज्यीय आयात है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अंतर्राज्यिक आयात है। भारत में आयात, अब भारत में आयात की बात है तो भारत किसी विदेश से, मान लीजिए अफगानिस्तान से अफीम आ रही है तो क्या होगा, ये यहाँ पे होगा। देखिए अभी आप लोगों ने अभी कुछ डिस्कस की है, ग्रुप पे डिस्कस की है। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हैं, आप लोग बताइएगा। आप लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला ये है, मध्य प्रदेश में गांजा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में? खंडवा। दूसरा है, अफीम उत्पादन मध्य प्रदेश में किस जिले में होती है? अफीम मंदसौर में होती है। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर नारकोटिक्स से संबंधित और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताइए। यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान दीजिएगा, मंदसौर। नीमच में। नीमच में क्या है? अल्काइड फैक्ट्री है जो हाँ, अल्काइड नारकोटिक्स के अंदर नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये आपने ये 3 क्वेश्चन बताए ना, एक खंडवा में गांजा, अफीम मंदसौर में, और नीमच में अल्काइड फैक्ट्री, इन तीनों पे एमपीपीएससी में धुरंधर क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। शिवना नदी के किनारे मंदिर है मंदसौर में, शिव जी का मंदिर है, पशुपतिनाथ है, कौन है। और गांजा तो अपन को पता है, खंडवा किशोर कुमार हैं, किशोर कुमार गांजा पीते थे, ऐसा कुछ याद रख लेना है। अफीम मंदसौर में मिलती है, और एल्कलाई फैक्ट्रियाँ कहाँ पे है? नीमच में है। इस तरह आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत से निर्यात, जो भारत से नेपाल भेज रहा है, किसी अन्य देश निर्यात है। अंतर्राज्यिक निर्यात, कि भारत के राज्य से संघराज्य क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात हो रहा है। परिवहन, आने ले जाने का साधन है, परिवहन है। उपयोग क्या होता है? व्यक्तिगत उपयोग को छोड़कर किसी प्रकार का उपयोग आता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 20:28A में क्या बताया गया? उपयोग। व्यक्तिगत उपयोग नहीं आता है इसमें, उससे भिन्न उपयोग आता है। अन्य शब्द जो परिभाषित नहीं किए गए, 2:29 में बताया गया, वो सीआरपी के अनुसार परिभाषित माने जाएंगे, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बाकी छोड़िए, सेक्शन 3 में आ जाइए। अब देखिए, मना प्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ने या उससे लोप करने की शक्ति, इसका मार्जिनल नोट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। कौन जोड़ सकता? केंद्रीय सरकार। कौन लोप कर सकता? केंद्रीय सरकार। तो ये सारे काम किसको पावर है? केंद्रीय सरकार को काम है मना प्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ने के लिए। शेड्यूल 1 में संशोधन करने का पावर किसको है? केंद्र सरकार को जोड़ सकती है, घटा सकती है किसी शेड्यूल में से किसी कंटेंट को, ये सेक्शन 3 बताती है।
सेक्शन 4 में आ जाते स्वापक औषधियों आदि के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के निवारण और उसकी रोकथाम के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उपायों का किया जाना। अब देखिए यहाँ पर मेजर्स की बात की जा रही है कि जो स्वापक औषधि का दुरुपयोग ना हो, इनका अवैध व्यापार ना किया जा सके, उसकी रोकथाम की जा रही। तो केंद्र सरकार यहाँ पर मेजरमेंट रखेगी, मतलब उनको निर्धारित करेगी, पैमाने बनाएगी, जिससे इस पर कंट्रोल किया जा सके। केंद्र सरकार को यहाँ पे पावर दिया गया है। इसको पढ़ लीजिएगा, बस आपको इतना ही ध्यान देना है। इसका मार्जिनल नोट पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। सेक्शन 3 के अलावा सेक्शन 4, इस पर भी IMP लगा दीजिए। तो मेजरमेंट कौन करता है इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए? केंद्र सरकार। बस इतना आपको ध्यान देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राधिकरण गठन करती है सेक्शन सब क्लॉज 3 के अंतर्गत, 4 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत एक प्राधिकरण गठन करती है। तो प्राधिकरण क्या करता है? केंद्रीय सरकार की ऐसी शक्तियों और कृत्यों का उपयोग करने के प्रयोजन के लिए उपधारा 2 में निर्देश ऐसे विषयों के संबंध में अध्युपाय करने के लिए जो विनिर्देश किए जाए, केंद्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण तथा ऐसे आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे नाम और नामों से जो आदेश में विनिर्देश किए जाएं कोई प्राधिकरण या प्राधिकरण का अधिक्रम गठित कर सकेगी। तो यहाँ पर केंद्र सरकार कोई प्राधिकरण गठित कर सकेगी, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अपन। केंद्रीय सरकार के प्राधिकारी। अब केंद्रीय सरकार के प्राधिकारी ये इंपॉर्टेंट है, 5(1) पूछा जाता है। नारकोटिक्स कमिश्नर की नियुक्ति होती है 5(1) के अंतर्गत। नियुक्ति कौन करता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नारकोटिक्स कमिश्नर की नियुक्ति होती है केंद्र सरकार द्वारा, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। ये सब क्लॉज 1 में बताया गया है। सब क्लॉज 2 कहता है नारकोटिक्स कमिश्नर या तो स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अफीम पोस्त की खेती, अफीम के उत्पादन के अधीक्षण से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा। तो ये अपने सबॉर्डिनेट के अधीन भी कर सकता है या वो खुद करेगा। मोस्टली क्या होता है, एक बड़ा सा ऑफिस होता है कमिश्नर, इनके अंदर नारकोटिक्स ऑफिसर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको लाइसेंस दिया जाता है उन पर गवर्न करते हैं। एक एक चीज़ इन्हें बतानी पड़ती ना वहाँ पे कि भाई आपके अगर मान लीजिए 10 एकड़ में अफीम भी है तो पूरा विवरण देना पड़ेगा। ये समय समय पे जाएंगे, जानकारी करेंगे कि कितना प्रोडक्शन होगा, क्या लगेगा, बताएंगे भी आपको कि दवाई डालो, इस तरह से प्रोडक्शन करो। एग्रीकल्चर जैसा ही रहता है। और लेकिन इनका कंट्रोल ये रहता है कि आप खेती तो करें। जैसे मान लीजिए 10 एकड़ दिया है आपको, अब आप 15 एकड़ में बो दें, 5 एकड़ का अवैध व्यापार करने लगे तो मेरा कंट्रोल करना बेकार हो जाएगा। तो ये कंट्रोल करते हैं कि 10 एकड़ में बोएंगे तो अनुमानता इतना होगा। मान लीजिए 90 किलो अफीम हो रही है, मान लो 90 किलो अफीम होगी वैज्ञानिक तरीके से बताया गया, अगर 5 एकड़ में बेचते हैं तो इससे कम हो सकती है, मुझे आइडिया नहीं है। अब यहाँ पे 80 तक तो मान लेंगे हम, चलो 10 किलो और कम कर दूँ, 80 किलो तक तो हो जाएगा या 75 किलो तक तो हो जाएगा। इतना अंतर देखा जा सकता है। थोड़ा बहुत कालाबाजारी इसमें चलती है, ऐसे अवैध तरीके से बेचने में ज़्यादा पैसा है। हम लोग खुद ही देखते हैं, चाहे वो देसी मदरा हो, अफीम, नारकोटिक्स हो, गांजा हो, सब बिल्कुल धुनी लगा के बैठे हैं। सब जगह मिल जाता है, अवेलेबल रहता है। गांव में एक आध में दुकान ऐसी मिल ही जाएगी जहाँ पे गांजा है। तो एक न्यूनतम मात्रा में रखने पे दंडित नहीं किया जा सकता। उपभोग के लिए गांजे को ज़्यादा मात्रा में दंडित किया जाता है, ये आपको ध्यान होना है। आगे बढ़ते हैं। स्वापक औषधि मुनाफाई पदार्थ परामर्श समिति सेक्शन 6 बताती है। तो 3, 4, 5, 6 सब इंपॉर्टेंट धाराएं भाई। यहाँ से एक आध क्वेश्चन निश्चित ही आएगा आपको। एक डेफिनेशन क्लॉज तक में से आएगा, एक यहाँ से आएगा, 3 से लेकर 5, 6 तक, 6 तक की धाराओं में। तो 2 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। इसमें से कम 4 या 5 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है NDPS में से। देखिए, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ परामर्श समिति के नाम से एक सलाहकार समिति गठित करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। इसका काम क्या होगा? केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रशासन से संबंधित ऐसे विषयों जो उस सरकार द्वारा समय समय पर उसे निर्देशित किए जाएं, सलाह देने के लिए गठित कर सकेगी। ये केंद्र सरकार को एडवाइस देती है कि श्रीमान जी ऐसा कीजिए जिससे इसका कंट्रोल किया जा सके। तो ये केंद्र सरकार को सलाह देती है कमेटी, ये ध्यान देना है। समिति एक अध्यक्ष और 20 से अधिक ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी जो केंद्र सरकार नियुक्त करे। तो एक अध्यक्ष होगा और उसमें कितने सदस्य होंगे? 20 से अधिक, कम से कम 20 सदस्य होंगे, 20 से कम नहीं होना चाहिए, 20 से अधिक। इनकी नियुक्ति कौन करेगी? केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, ये भी आपको ध्यान देना है। ये अपनी बैठक क्या स्वयं निर्धारित करेगी, प्रक्रिया भी, विनियमित करेगी।
समिति उप समितियाँ बनाएगी, अपने कार्यों को संचालित करने के लिए उप समितियाँ बनाएगी, सब क्लॉज 4 में। बाकी यहाँ पे सब छोड़ दीजिए, कुछ पढ़ने लायक नहीं है। इसी तरह सेक्शन 7 में राज्य सरकार भी कुछ प्राधिकारियों की नियुक्ति करती है। ऐसे प्राधिकारी राज्य सरकार नियुक्त करेगी, यहाँ डिसाइड नहीं है कुछ भी। नारकोटिक्स विभाग के स्टेट गवर्नमेंट में कौन से पदाधिकारी होते हैं अपन को पता नहीं है। कोई किसी दिन अगर इसमें अपन को कोई अधिकारी मिलता है तो उससे अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आपका हैरी की क्या है, हैर की क्या है। वो पूछेंगे कि क्या सिस्टम है आपका, कि आपके कौन से अधिकारी हैं, कहाँ क्या काम कर रहे हैं। एक दिन एक्साइज इंस्पेक्टर से भी यहाँ मैं किसी दिन ऐसा डिस्कस करता हूँ और जानकारी करता हूँ कि अपना सिस्टम क्या है, मतलब सबसे छोटा अधिकारी कौन है आपके डिपार्टमेंट का और सबसे बड़ा अधिकारी कौन है नारकोटिक्स में या एक्साइज, कैसे काम करते हैं। जैसे सिविल जज देख रहे हैं अपन लोग, पुलिस वाला देख रहे हैं कि कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है, फिर सीनियर हेड कांस्टेबल होता है, फिर एएसआई होता है। इसी तरह सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास जज होते हैं, ऊपर होते हैं, इनका भी कुछ हायरकी होगा। तो अपन वो देखेंगे, थोड़ा व्यवहारिक में जब जुड़ेंगे तो पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं 2A में औषधि दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि के बारे में बात की गई। यहाँ पे एक निधि रखी जाएगी, फंड रखा जाएगा, जैसे दुरुपयोग के संबंध में काम करेगा। सेक्शन 7A कहती है औषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक निधि स्थापित कर सकेगी। एक निधि बनाएगी, कौन? केंद्र सरकार बनाएगी, जो राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि कहलाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा। राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि, और इसमें क्या डिपॉजिट करेंगे वो आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट, वह रकम जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त संसद की विधि द्वारा विनियोग के पश्चात उपलब्ध कराए। ऐसी रकम जो विनियोग विधेयक के तहत उपलब्ध कराई जाए। आपको पता है विनियोग विधेयक लाया जाता है, कोई खर्च के लिए रकम होती है वो विनियोग विधेयक से लाई जाती है, निकाली जाती है। इन सब में राष्ट्रपति की कंसेंट लगती, कोई भी विधेयक लाता है तो राष्ट्रपति की कंसेंट लगती है, तभी निकलती है, इधर नहीं निकलती। अध्याय 5A के अधीन संप्रहित किसी संपत्ति के विक्रय के आगम, अब कोई बेची गई है, हमने जब्त की थी प्रॉपर्टी, उसको नीलाम कर दिया है, उसके आगम है। जैसे मान लो अफीम पकड़ी गई, अफीम अब डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जनरली अपन को दिखाई दे जाता है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कारखानों में हस्तांतरित कर दी जाती है। जैसा पिक्चरों में दिखाता वैसा नहीं होता है कि करोड़ों की अफीम को जला दिया, जलाते नहीं हैं। उसको क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कारखाने हैं वहाँ पे भेजा जाता है और कारखाने से निर्धारित मात्रा में पैसा आता है। अब वो पैसे का क्या करेंगे, या कारखाने में फ्री में दे देंगे? नहीं, जाएगा तो उसकी एक नीलामी बोली लगती है, बोली लगने के बाद कारखाने में जाएगा, कारखाने से जो पैसा आएगा तो वो पैसा कहाँ डालेंगे? अब अपराधी को तो देना नहीं है, विक्टिम को देना नहीं है, सरकार अपने पास रखेगी, क्या करेगी? तो इस निधि में जमा कर देंगे। विक्रयाग, कोई ऐसे अनुदान, कुछ लोग हैं संस्थाओं को दान करना चाहते हैं जो नारकोटिक्स से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके सुधार के लिए, जैसे हमारे पास पैसा हो जाए तो हम पैसा देना चाहते हैं, तो वो पैसा भी इसी में जाएगा। पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन निधि में जमा की गई रकम को विधान का कोई आय, अब कोई अन्य आय है इसमें जमा की गई, मान लीजिए ब्याज मिल रहा है उस रकम पे, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। अभी करेंगे क्या इसका, इसमें सेकंड क्लॉज में ये बताया गया। अब इसका खर्च कहाँ करेंगे? आपने पैसे में रख, पर्स दिला दिया मुझे, ठीक है, पर्स हो गई निधि, आपने मुझे पैसे भी दे दिए पर्स में रखने के लिए। अब मैं क्या खर्च करूँगा? आपके पूरे रेस्टोरेंट हैं, वहीं खाना खाना है, पैसा लगना नहीं है, घूमने फिरने के लिए गाड़ी है, बहुत पैसे वाले हैं, आप तो बस फ़ोन करो तो कौन सी गाड़ी चाहिए, नौकर पूछेगा साहब मर्सिडीज ले आओ, मर्सिडीज से घूम रहे हैं आप, उन्होंने कहा नहीं टियागो लाओ सबसे सस्ती गाड़ी, तो वो टियागो से भी घूम रहे हैं आप। अब यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, तो अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो आपके पास पैसा है, आप कैसे खर्च करेंगे? तो ऐसे ही यहाँ पे बात है, केंद्र सरकार ने फंड बना दिया है, फंड में इधर उधर से कलेक्शन जब्ती वब्ती का सामान रखा। अब वो पैसा फंड बनाया क्या कुछ, वो पर्पज बताती तू इन खर्चों की पूर्ति के लिए। पहला, स्वापक औषधि मनापी पदार्थों का नियंत्रित पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम करना, अवैध व्यापार नहीं करने देंगे, उस पर खर्च करेंगे, ये टीम बनाएंगे, टीम के वेतन देंगे। स्वापक औषधियों मनापी पदार्थों के दुरुपयोग का नियंत्रण करना, एब्यूज को रोकेंगे, इनके व्यसनियों की पहचान करना, उपचार और पुनर्वास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन कारण यही रहता है, बहुत फंड आता है इसमें। औषधियों के दुरुपयोग का निवारण करना, औषधि के दुरुपयोग के विरुद्ध जनता को शिक्षित करना, व्यसनियों को औषधि प्रदान करना जहां ऐसा पदार्थ चिकित्सीय आवश्यकता हो। ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार क्या करेगी, एक गवर्निंग बॉडी भी यहाँ पे गठित करेगी, शासी निकाय सब क्लॉज 3 के अंतर्गत। 7A की जो सब क्लॉज 3 है, गवर्निंग
बॉडी भी यहाँ पे गठन करेगी। उक्त निधि से धन निकालने की मंजूरी देगी, जो अपन को एक जो निधि है अपना फंड है उससे क्या करेगी, पैसा निकालने के लिए मंजूरी कौन देगी, गवर्निंग बॉडी देगी, शासी निकाय, उसके मंजूरी पर ही ये पैसा विदड्रॉ किया जाएगा। सब क्लॉज 4 कहती है गवर्निंग बॉडी में एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा जो केंद्रीय सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का ना हो, मतलब एडिशनल सेक्रेटरी होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, एडिशनल सेक्रेटरी, इससे नीचे का नहीं होना चाहिए। और 6 से अनधिक सदस्य होंगे जो केंद्रीय सरकार नियुक्त करें। ये अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने का पावर रखेगा। सब क्लॉज 5 बोलती है, तो इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ से ओटी बन सकते हैं। 7B, निधि के अधीन वित्त पोषित क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार क्या करेगी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात यथासंग शीघ्र राजपत्र में एक रिपोर्ट प्रकाशित करवाएगी, जिसमें लेखाओं के विवरण सहित वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 7A के अधीन वित्त क्रियाकलाप का लेखा जोखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्रियाकलाप का लेखा जोखा दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था भी केंद्र सरकार करने वाली है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रतिषेध के संबंध में बताया गया, कुछ चीज़ें प्रोहिबिट की गई हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए कुछ संक्रियाओं का प्रतिषेध केंद्र सरकार का पावर है। कुल मिला के यहाँ सेक्शन 8 ही कहती है आवश्यकता है, हमें कई की आवश्यकता है, जैसे अपन लोग पढ़ते ना, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता, कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता, परमिट की आवश्यकता। वैसे यहाँ आवश्यकता है कि अगर मान लीजिए आप कुछ खेती करना चाहते तो लाइसेंस होना चाहिए, परमिट होना चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ये 3 नहीं है तो आप वो काम ही नहीं करेंगे। आपके पास लाइसेंस नहीं 4 व्हीलर का, आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। फिक्र नहीं करो, गाड़ी चलाने का मौका देंगे, हमारे साथ चलिए, मैं आपको गाड़ी चलवाता हूँ। हम यहाँ नहीं चलवाएंगे गाड़ी जहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, कहीं आउटर में चलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का तरीका है, तो आउटर में चलवाएंगे, पुलिस वाला मान लीजिए चेकिंग कर रहा है, पकड़ लेगा तो क्या होगा, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाएंगे तो आपको कार्रवाई हो जाएगी, आपके ऊपर चालान हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे जो काम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस होना चाहिए। तो इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति किसी कोका के पौधे की खेती, कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह, अफीम पोस्ट या किसी कैनवेस के पौधे की खेती, स्वापक औषधि वनस्पति पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भंडारण, उपयोग, उपभोग, अंतर्राज्य का आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से बाहर निर्यात या अनंतर चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, निकाले गए उपबंधों के द्वारा उपबंधित रीति से और विस्तार तक ही, और ऐसी दशा में जहां ऐसे किसी उपबंध में अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र प्राधिकार के रूप में कोई अपेक्षा अधिरोपित की गई है, वहां अनुज्ञप्ति के, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार के निबंधों की शर्तों के अनुसार भी करेगा, अन्यथा नहीं। अब देखिए 3 चीज़ें यहाँ पे गोला कर दीजिए, जो अपन लोग नहीं पढ़ते हैं गोला, कुछ चीज़ें और ही करते हैं। पहला अनुज्ञप्ति, दूसरा अनुज्ञप्ता, अनुज्ञापत्र पत्र, और तीसरा प्राधिकार। अब यहाँ पे लाइसेंस दिया गया है तो खेती करो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस नहीं है तो आप खेती नहीं करना है। परमिट दिया गया है तो खेती करो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुज्ञापत्र दिया गया तो करो, वरना ये सब कुछ अपने मन से नहीं कर पाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि आपकी फसल लग गया हो, अभी जैसे बुवाई चल रही है, अभी फसल बोई जा रही है, तो ऐसा थोड़ी ही है कि आप अफीम की फसल बोना चाहते, वो भी तो फसल है, नहीं बो सकते। लाइसेंस होना चाहिए उसके लिए। लाइसेंस कौन देगा, केंद्र सरकार देगा। ये देखिएगा यहाँ पे आगे देखेंगे अपन, इसका परंतोक है, सेकंड परंतोक है, जिस पे O2 आता है, IMP लगा लेना। परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात अलंकारिक प्रयोजनों के लिए पोस्त ऋण के निर्यात को लागू नहीं होगी। अब जो सजावटी सामान बनता है, जिनसे कहीं गुलदस्ते बनते हैं, गमले बनते हैं, डंठलों से, इनकी गांजे मांजे के पौधों के डंठलों से बनती हैं ये सब, जिसमें नशा नहीं होता है, कैसे बड्स में नशा होता है, तनों में नशा नहीं होता है इसके, तो उसके सूखे तनों से ही बनती है, तो उनको निर्यात किया जाता है बड़े लेवल पे, तो उन पे ये लागू नहीं होता है कि वो अगर आप निर्यात कर रहे हैं तो उनके ऊपर आपको लाइसेंस परमिट की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 8A में आ जाते हैं। अपराध से व्युत्पन्न संपत्ति से संबंध कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध। अब यहाँ पे जो से वो नहीं करेगा, आप किसी प्रकार का अंतरण नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई सामान जब्त हुआ है तो आप क्या करेंगे, परिवर्तित नहीं करेंगे, अंतरण नहीं करेंगे, छिपाएंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, अर्जन नहीं करेंगे, कब्जे में नहीं रखेंगे, उपयोग नहीं करेंगे।
तो जो जब्त संपत्ति है उसके संबंध में प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 8A में उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 9 अनुज्ञा देने, नियंत्रण और विनियमन करने की केंद्र सरकार की शक्ति। अब यहाँ देखिए परमिट और रेगुलेट करने की केंद्र सरकार की शक्ति बताई गई सेक्शन 9 में। क्या आप रेगुलेट कर सकेगी? अब देखिए कोका के पौधे की खेती, कुछ कंटेंट में इसमें आपको बताता हूँ जो थोड़ा बहुत सुनने लायक है, ज़्यादा बड़ी धारा है, कुछ पढ़ने लायक नहीं है। कोका के पौधे की खेती, उसके किसी भाग का संग्रह, कोका की पत्तियों का उत्पादन, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्य का आयात, अंतर्राज्य का निर्यात, उपयोग या उपभोग, अफीम पोस्त की खेती, अफीम का उत्पादन, निर्माण। अब देखिए इस तरह की जो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे अनुज्ञा दे सकेगी, विनियमित कर सकेगी, परमिट कर सकती केंद्र सरकार, और क्या कर सकती है? रेगुलेट कर सकती है। लेकिन कब? धारा 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए। कैसे? अब धारा 8 में हमने आपको लाइसेंस दे दिया कि चलो अफीम की खेती करो, आपको लाइसेंस मिल गया। आपने आवेदन किया था कि सर 10 एकड़ में अफीम बोना चाहते, 10 एकड़ का मैंने ग्रांट कर दिया लाइसेंस, आपने लाइसेंस के पैसे भर दिए। अब मैंने रेगुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैंने अधिकारी बनाए हैं, नारकोटिक्स कमिश्नर, उसके अंदर में नारकोटिक्स ऑफिसर्स हैं। तो 1 या 2 ऑफिसर की टीम आपके यहाँ लगा दी है कि वो हर डे बाय डे जाते हैं इनके यहाँ पे, तो रिपोर्ट लेके आते हैं क्या प्रोडक्शन है, क्या सही साधे पौधे हैं, कोई कमी है, कितना प्रोडक्शन होगा, लागत अनुमान, सारा रिकॉर्ड इनके पास रहता है। आपको प्रोडक्शन करना है, इनकी निगरानी में प्रोडक्शन करना है। और जब आपकी फसल पक के तैयार हो जाए, फसल बन के आ जाए, तो आपको क्या करना है? इन्हीं को बेच देना है। किसको? केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेच देना है। वो बताएंगे जो केंद्र सरकार के कारखाने हैं उनमें आपका सामान भिजवा दिया जाएगा, बाहर नहीं बेचना है। जैसे किसान बिल था ना, कॉरपोरेट में ये कर दिया गया था कि किसान मन चाहे रेट पे अपने सामान बेचे। लेकिन आपने कभी एक चीज़ ध्यान दी है, हम अपने किसान की बात करते हैं, हम गांव जाते हैं मान लो, तो गांव हम जाएंगे तो नीचे चबूतरे पे बैठ जाते हैं कि किसी को ये ना लगे भैया जो बाहर पढ़ने लगे हैं तो बहुत कुछ वो हो गए हैं, बदल ही गए हैं। जैसा वो लोग हैं वैसे ही रहते हैं गांव के आवरण में। वो दातन कर रहे हैं तो हम भी दातन करने लगते हैं। मैं आपको बताऊं, एक आम किसान की भाषा से सोचिए, कौन सा आम किसान कॉरपोरेट जगत में जाके 20 रुपये किलो गेहूँ है तो 30 रुपये किलो बेच आएगा? ऐसा किसान कौन सा है बताओ? सरकार ने कह दिया कि कम से कम रेट 20 किलो चल रहे हैं गेहूं के खरीदारी के, तो किसान का गेहूं बिकता है 15 रुपये 16 रुपये किलो। आप बोल रहे हैं कि हमने आपको स्वतंत्र कर दिया है, आप बेचिए, गेहूं बेचिए अपने मनमाने रेट पे। तो भैया गर्ज हमारी है, हमारे यहाँ फसल रखी है, हमारी लड़की की शादी है, हमारे घर पे कार्यक्रम है, हमें मंदिर बनवाना है, पैसे चाहिए, और हम किसको बेचें बताओ? सामने वालों की मजबूरी हो जाती है कि भाई बेचना है अपन को, तो सामने वाले की गर्ज हो जाती है। गर्ज बोलते हैं ना, जिसकी गर्ज हो वो आए, तो गर्ज किसान की हो जाती है। अब किसान कैसे ज़्यादा रेट पे बेचे? पेट्रोल लगा के जाए, वो इतने हाई रेट के पेट्रोल हो गया है कि पेट्रोल लगा के वो छत्तीसगढ़ जाए बेचने, उत्तर प्रदेश जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो थोड़ा समझना चाहिए गवर्नमेंट को कि मतलब किसान बिल अगर फेल हुए हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। मुझे तो ये लगता है एक छोटे से छोटे जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, किसान है, जिसको सिर्फ हल चलाना आता है, वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा है, जिसके माई बाप कौन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, तो उन्हें उनके बारे में सोच के यहाँ पे डिसीजन करना चाहिए। गांधी जी की बात हमेशा याद रखिए। गांधी जी ने कहा था जब कोई योजना बनाएं आप, तो समाज के सबसे निम्न तबके के आदमी को सोच कर ध्यान में रख कर योजना बनाई जाए, तो वो कारगर योजना है। अगर आपने वो नहीं सोचा, गड़बड़ है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पर अनुज्ञा, नियंत्रण, विनियमन करने की केंद्र सरकार की शक्ति। अब जो भी लाइसेंस दिए जाएंगे उन पर रेगुलेट करेगा कौन? केंद्र सरकार। इंपॉर्टेंट है, बस इतना मार्जिनल नोट है, आप ध्यान रखिएगा। सेक्शन 9A में आ जाते हैं, नियंत्रित पदार्थों को नियंत्रित और विनियमित करने की शक्ति। ये भी केंद्र सरकार की है। लोक हित में क्या कर सकता है? नियंत्रित और विनियमित कर सकता है नियंत्रित पदार्थों को। जो नियंत्रण में ले लिए हमने कि हमारे अंडर में खेती हो रही है, अब उसको रेगुलेट और कंट्रोल हम ही को करना है। किसको? केंद्र सरकार को। लाइसेंस और परमिट की उपबंध कर सकती है, इस संबंध में सब क्लॉज 2 बोलती है। सेक्शन 10 में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 9 के समान यहाँ पे 10 में राज्य सरकार को पावर दिया है। 9 में केंद्र सरकार को पावर दिया गया है, 10 में राज्य सरकार को पावर दिया गया है। अनुज्ञा देने, नियंत्रण और विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति। अब ये क्या कर सकते हैं? रेगुलेट करेगी राज्य सरकार, जैसा केंद्र सरकार 9 में करती है। अधिकारी बनाएगी, अधिकारी देखेंगे, उनके
जिनको लाइसेंस दिए जाएंगे उनके सुपरविजन में उन्हें खेती करनी पड़ेगी, कल्टीवेट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन निकाल के सरकारी कारखानों में बेचना पड़ेगा। ये काम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट 10 में करती और 9 में करती कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट करती। तो यहाँ पे ये धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ। देखिए सेक्शन 3 कहती है मना प्रवादी पदार्थों में की सूची जोड़ने और उसे लोप करने की केंद्र सरकार की पावर बताती है। सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 है अद्योपाय बताती केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के समय अद्योपाय किए जाएंगे, मेजर्स किए जाएंगे। सेक्शन 4 बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 कहती है केंद्र सरकार के अधिकारी नारकोटिक्स कमिश्नर और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति होती है केंद्र सरकार द्वारा। सेक्शन 5 में यहाँ पे परामर्श समिति केंद्र सरकार बनाती है, एक अध्यक्ष और 20 से अधिक सदस्य होते हैं। सेक्शन 6 में बताती है। राज्य सरकार के अधिकारी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद 7 में आ जाती है, एक निधि बनाई जाती है। फिर इसके बाद 8 में आ जाते कुछ चीज़ों का प्रतिषेध किया गया है। इसके बाद 9 में आ जाते और 10 में आ जाती। 9 कहती है राज्य केंद्र सरकार नियंत्रण करेगी, विनियमन करेगी, और 10 कहती है राज्य सरकार नियंत्रण और विनियमन करेगी। अब इससे आगे की धाराएं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनमें से क्वेश्चन आते 11, 12, 13 में से क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सेक्शन 11 देखिए। अब स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थों आदि का करस्तम या कुर्की के दायित्वाधीन न होना। अब देखिए ये नो लाइबल फॉर डिस्ट्रेस एंड अटैचमेंट, इन चीज़ों को कुर्क नहीं किया जाता और डिस्ट्रेच नहीं किया जाता, करस्तम नहीं लगाए जाते, मतलब किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता इन पर। कैसे, जब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही हैं ये, तो स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करवा रही है किसी के माध्यम से, लाइसेंस के माध्यम से, तो इन्हें इन चीज़ों से बाहर रखा गया है। दूसरा, तो मार्जिनल नोट याद रखना है आपको, बस इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरा, स्वापक औषधि मनापाई पदार्थों के ब्राह्य व्यवहार पर नियंत्रण, तो यहाँ पे ब्राह्य व्यवहार जो किया गया है उस पर नियंत्रण किया गया है, रिस्ट्रिक्शन किए गए एक्सटर्नल डीलिंग पे। मतलब हमने फसल बोई है, आपने मुझे लाइसेंस दिया है, तो हम बेचेंगे किसको, आपको ही बेचेंगे, बी को नहीं बेचेंगे। बी हमारे पास आता है कि सरकार तो आपसे 15,000 खरीद रही है, हम आपको 25 दे रहे हैं ना, हमें बेचो, नहीं बेचेंगे। ब्राह्य डीलिंग के लिए बाहर किसी को नहीं बेचेंगे, किसको बेचना है, सरकार को ही बेचना है। ब्राह्य डीलिंग कहाँ आ गई, 12 में आ गई, और करस्तम कुर्की कहाँ आ गई, 11 में आ गई। 13 देखिए, सुरुचि कर्मक की निर्मितियों में उपयोग के लिए कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में विशेष संबंध। सुरुचि कर्मक, अब देखिए ये सुरुचि कर्मक को देखिए यहाँ पे क्या वर्ड दिया, यूज इन द प्रिपरेशन इन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। अब ये क्या होता है सुरुचि कर्मक, तो देखिए मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जैसे एक हम लोग कोई मार्केट से लेके आते हैं, जैसे हम बात करते हैं एक रूम स्प्रे की बात करते हैं, सबसे अच्छी कंपनी है जो जहाँ तक मैं जानता हूँ एम बी प्योर का बहुत अच्छा रूम स्प्रे आता है। आप कभी परचेज करें तो एम बी प्योर का करें, बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे फ्लेवर में आते हैं जी, इन्होंने कह दिया कि ये मोगरा फ्लेवर है, ये चंपा फ्लेवर है, इस तरह का होता है, ये रोज फ्लेवर है, उसी तरह का ये फ्लेवरिंग के लिए यूज किया जाता है इनके कंटेंट को। तो वहाँ विशेष उपबंध किए जा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा परमिट किया जा सकता है, मतलब फ्लेवरिंग के लिए। सुरुचि कर्मक ध्यान दीजिएगा, फ्लेवरिंग एजेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कैनवेस के बारे में विशेष उपबंध यहाँ पे परमिट कर सकती है केंद्र सरकार कैनवेस के लिए विशेष उपबंध करने के लिए। क्या करेगी, केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने के लिए, औद्योगिक प्रयोजन के लिए या उद्यान कृषि के प्रयोजन के लिए कैनवेस के पौधे की खेती करने की अनुज्ञा दे सकेगी कौन, केंद्र सरकार। सेक्शन 14। तो 1 से लेके 14 तक की जो जितनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैंने बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आपको सोते जागते वैसे ही बिना आंखें बंद किए आना चाहिए, इनके मार्जिनल नोट आना चाहिए, इसके अंदर ज़्यादा डीपेथ में ना जाइए, कैसे ओटी जहाँ से देना है आप यहाँ पे बस एक चीज़ समझ के पढ़िएगा, हमें बुद्धिमान नहीं होना है। मैं आपको बता दूँ, हमारा बस इतना काम चल जाए कि हमारे अगर 4 क्वेश्चन बनते हैं तो पूरे क्लियर हो हमारे इसमें, उसके लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं। तो मुझे लगता है मार्जिनल नोट पर क्वेश्चन आएगा, पूरे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो ज़्यादातर 90% पावर है यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, 10% या 5% पावर स्टेट गवर्नमेंट के हैं सेक्ट में, तो वहाँ कोई लफड़ा है ही नहीं है। तो आपको बस मार्जिनल नोट पर फोकस ज़्यादा करना है यहाँ पे। सेक्शन 14 अपराध और शास्तियों के बारे में बताता है, जो 15 से लेके आगे तक चलने वाली हैं, 15 से लेके 40 तक है इनकी व्यवस्था। तो इनको पढ़ते हैं, ये थोड़ा जल्दी स्पीड में होगा। वैसे ये 2 लेक्चर अपन को सिर्फ NDPS ही फिनिश करना है। अब 1 या 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे दंड वाले 15 से 40 तक में। तो यहाँ का सीधा सा फंडा है
दंड को 3 भागों में बांटा गया है। अल्प मात्रा से अधिक, वाणिज्यिक मात्रा से कम, और तीसरा वाणिज्यिक मात्रा, और एक परंतुक भी जोड़ा गया है चौथा। परंतुक में भी बताया गया कि इससे कम भी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, इस तरह की बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे ज़्यादातर सेक्शन में हम लोग देखते हैं पुनरावृत्ति देखी गई है। ज़्यादातर सेक्शन में जितनी भी सेक्शन है इनमें पुनरावृत्ति देखने को मिलती है हमें। कैसे, देखिए सेक्शन 15 पोस्ट ऋण के संबंध में है, सेक्शन 16 निर्मित अफीम के संबंध में है, सेक्शन 18 अफीम पोस्ट के संबंध में है, सेक्शन 20 कैनबिस पौधे के संबंध में है, सेक्शन 21 निर्मित औषधि के संबंध में है, सेक्शन 22 मना प्रभावी पदार्थों के संबंध में, सेक्शन 23 अवैध आयात और निर्यात के संबंध में है। ये यहाँ पे आप देखेंगे कुछ धाराएं हैं, लगभग कितनी, 3 दूनी 6, 7 धाराएं हैं। देखिए इन 7 धाराओं में आपको बिल्कुल एक जैसे दंड मिलेंगे, एक जैसे दंड। कैसे, देखिए एक सेक्शन हम पढ़ते हैं, फिर दंड हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ धारा का नाम बताएंगे और बोल देंगे धारा 15 के समान दंड, धारा 15 के समान दंड बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तो धारा 15 कहती है पोस्ट ऋण के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। अब देखिए बिना अनुज्ञप्ति के आप उगाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आयात निर्यात कुछ भी कर रहे हैं बिना लाइसेंस के, ऐसे में क्या होगा, आपके पास जो मात्रा पाई जाती है वो अल्प मात्रा है। कितनी अल्प मात्रा है, 0.1 से कम है, तो क्या होगा, आप दंडित किए जाएंगे 1 वर्ष तक के कारावास से। अल्प मात्रा है 1 वर्ष तक के कठोर कारावास से या 10,000 रुपये तक के जुर्माने से, दोनों से। तो दंड कितना है, 1/10। 1/10 यहाँ का कोड है, 1/10। 1 वर्ष के कठोर कारावास से या 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किए जाएंगे या दोनों से दंडित किए जाएंगे। बी बोलती है जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास 10 वर्ष तक से और जुर्माने से 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किए जाएंगे। तो यहाँ कोड है वाणिज्यिक मात्रा से कम के लिए कोड कितना है, 10/1 है। 1/10, 10/1, उल्टा हो गया यहाँ पे। तीसरा दंड देखिए, जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है वहां कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 20 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा, परंतु लेखबद्ध कारणों से 2 लाख से अधिक का जुर्माना लगा सकती मोर का। इसका कोड है 10/20 + 1/2 एंड मोर, 10/20 1/2 एंड मोर। तो ये 3 दंड हैं, यहाँ पे 4 दंड बेसिकली देखने को मिलते हैं, 3 दंड अपन मान के चलिएगा, इन्हीं दंडों की पुनरावृत्ति होगी। सेक्शन 16 बोलती कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उपबंध के लिए दंड। कितना दंड है, यहाँ 10/1 दंड लगता है बस। सेक्शन 17 बोलती है निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, 15 के समान है। सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देना, निर्मित अफीम के उपबंध के लिए दंड कहाँ है, 17 में है, धारा का नाम याद रखना है, 15 के समान है। 18 में है अफीम पोस्ट है, अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, 15 के समान है। आगे देखते हैं 19 में खेतीहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड, तो 10/20 + 1/2 है, 10/20 + 1/2 इतना दंड, एक दंड है यहाँ पे, और 2 लाख से अधिक है, 2 मोर है। और सेक्शन 20 है कैनबिस के पौधे और कैनबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, सेक्शन 20 बोलती है। तो ये भी बिल्कुल कैसा है, सेक्शन 15 के समान है, कैनबिस के पौधे और कैनबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड धारा 20 में है, जो सेक्शन 15 के समान है। आगे बढ़ते हैं, विनिर्मित औषधियों और निर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, विनिर्मित औषधि और निर्मिति, सेक्शन 21 धारा 15 के समान दंड। सेक्शन 22 मना प्रभावी पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, धारा 15 के समान दंड। सेक्शन 23 स्वापक औषधियों और मना प्रभावी पदार्थों के अवैध रूप से भारत में आयात या भारत से निर्यात या यानांतरण के लिए दंड कितना होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धारा 15 के समान। तो यहाँ तक अपन ने लगभग धाराओं में 15 के समान ही पढ़ा है, 15, 17, एक धारा 16 अलग है, 19 अलग है, और बाकी 15 से लेकर 23 तक की धाराओं में समान दंड है। इनकी कीवर्ड याद रखिएगा, मार्जिनल नोट याद रखिएगा, दंड आप आराम से लगा लेंगे, बस कूल माइंड रहना है। एग्जाम में अपन को बहुत स्थिर माइंड से रह के करना है, कोई विचलन नहीं रखना है, सबसे प्रेम से बोलना है, कैसे हमारे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए कि किसी ने हमसे गलत बोल दिया। गेट पे जाएंगे
मान लीजिए चपरासी आपको डांट दे गेट पे, आप जाने लगे अंदर काट, चलो पीछे लाइन में लगो, तो आप उससे बोल रहे जी सर, थैंक यू सर, पीछे जाके लगे जाना लाइन में, बिल्कुल सोचना ही नहीं है, इस कान से सुनना इससे निकाल देना, बिल्कुल नहीं सोचना है। कैसे हमने विचार डाइवर्ट किए तो हमारे मन में जब विचारों का द्वंद्व आने लगता है तो हम जो टारगेट रखते हैं वो टारगेट से विचलित हो जाते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें इग्नोर करना है अपन को उस समय। तो ये बिल्कुल आप कवर कर लेंगे अगर माइंड में एक बार पूरा पढ़ लीजिए। अब आपको करना क्या है, सोचना है कि सेक्शन 15 में क्या है। दंड सोचिए तीनों, फिर समान दंड वाली धाराएं कौन है, डिफरेंट दंड वाली धाराएं कौन है, एक पेज पे लिख लीजिए सब धाराओं के नाम, फिर सोचिए, हेडिंग वेडिंग कुछ न डालिए, अपने मन से सोचिए इसमें तो ये है, जो भूलें बार बार देखिए, फिर सोचिए, एक बार मनन कर लीजिए आप, फिर कभी नहीं भूलेंगे। इसके दंड बहुत मज़ेदार हैं। सेक्शन 24 में है, धारा 12 के उल्लंघन में स्वापक औषधि मनापाई पदार्थों में ब्राय व्यवहार के लिए दंड। अब ब्राय व्यवहार करेंगे, बाहर बेचेंगे आप, तो वाणिज्यिक मात्रा के समान दंडित करेंगे। गलत बात है, हमने सरकार को ही बेचना है, आप बाहर बेचेंगे तो क्या होगा, नशेड़ी आदमी होंगे, तो ये तो दंडनीय ज़्यादा है, तो वाणिज्यिक मात्रा के समान दंड देंगे। अब वाणिज्यिक मात्रा आपको पता है कितना है, 10/20 प्लस 1/2 और या मोर। किसी 25 कहती किसी अपराध के किए जाने के लिए किसी परिसर आदि का उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देने के लिए दंड। अब आप अनुज्ञा देते हैं तो आप कहते हैं क्या, भैया मेरी दुकान है, आओ यहाँ बैठ के अफीम पी लो, गांजा पी लो, तो जो अपराध के लिए दंडित होगा वही दंड से आप दंडित किए जाएंगे। परमिशन देने वाला दंडित होगा, पीने वाला भी दंडित होगा लेकिन परमिशन देने वाला दंडित होगा। 25 से धारा 9A के अधीन किए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड। 9A में आदेश किए गए तो यहाँ उल्लंघन कोई करेगा तो क्या दंड दिया जाएगा, 10/1 का दंड दिया जाएगा, 1 वर्ष से अधिक का, 1 लाख से अधिक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है। 26 अनुज्ञप्तिधारियों या उसके सेवकों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए दंड। अब जहाँ पर रोका गया है कोई कार्य नहीं करेंगे, जैसे बिस्किट की फैक्ट्री में हो आप, तो मेरे गाँव का एक आदमी बिस्किट की फैक्ट्री में काम करता पार्ले जी में, बोले 2-4-5 बिस्किट के पैकेट तो वो लाने देते हैं हम लोगों को, अगर तुम्हें ले जाना है, कोई आया है मान लीजिए आपको ले जाना है अपने घर, तो ले जाओ 2-4-5 बिस्किट, कह देते हैं ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, वैसे परमिशन से ले जाओ, वैसे ना ले जाओ तो मना करते हैं, आप ले जाओगे तो वो नौकरी से भी निकाल देंगे। बोले अंदर आप बिस्किट खाते रहो, काम करते रहो तो कोई नहीं रोकेगा, बोले ऐसा भी है, बोले तो हम लोग नहीं खाते। अब जो मिठाई बनाता है वो मिठाई कहाँ खाता है आपको खुद ही पता है। तो यहाँ पे 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किए जाएंगे। अगर अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवक कोई कार्य करते हैं जो दंड के लिए भागी है, बेचते हैं बाहर, कुछ करते हैं ऐसा, तो दंडित होंगे 3 वर्ष, जुर्माना दोनों से। 27 किसी स्वापक औषधि या मुनाफाई पदार्थ के उपभोग के लिए दंड। अब कोई उपभोग करेगा, खाएगा पिएगा इनको, तो दंडित किया जाएगा। देखिए अगर गांजे बांजे के संबंध में है या अन्य कोई दंड है तो यहाँ पे 6 माह का, 10,000 या दोनों से दंडित होगा। अन्य मामलों में कोकेन, मार्फिन, डाइएस्टिल मार्फिन या अन्य पदार्थों के संबंध में 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 27 से अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने, अपराधियों को संश्रय देने के लिए दंड 10/20 प्लस 1/2 या 2 वर्ष, 2 लाख से अधिक, ये यहाँ दंडित होगा वाणिज्यिक मात्रा के समान। धारा 27 भी धारा 8A के उल्लंघन में दंड। कितना दंड है, 3 वर्ष से 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 28 अपराध के प्रत्न के लिए दंड। जो अपराध के लिए दंड है वही दंड यहाँ दिया जाएगा प्रत्न के लिए। धारा 29 दुष्पीड़न और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। जो उस अपराध के लिए दंड है वो यहाँ पे दिया जाएगा, दुष्पीड़न और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड 29 में। 30 में तैयारी है। अब तैयारी कोई करेगा किसी अपराध के लिए, खासतौर से 19, 24, 27A के अंतर्गत, और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित तैयारी रहेगी तो कितना दंड किया जाएगा, न्यूनतम दंड का आधे से दंडित किया जाएगा, न्यूनतम दंड की, या अधिकतम दंड के आधे से दंडित किया जाएगा। और जुर्माना भी न्यूनतम का आधा जो अधिकतम का आधा हो सकेगा, या केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये देखिए 1/2 दंड लगता तैयारी में। पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अपराधों के लिए वर्धित दंड क्या है। एक बार पहले अपराध के लिए दोष सिद्ध किए जा चुके हो, फिर से वही अपराध करते हो तो क्या दंडित किया जाओगे, अधिकतम दंड का 1.5 गुना दिया जाएगा, अधिकतम दंड का 1.5 गुना दिया जाएगा, और फाइन भी अधिकतम का 1.5 गुना हो जाएगा। तो दूसरी बार दंडित करेंगे, अब आपको 1.5 गुना दंड दिया जाएगा। बोलते हैं हमारी कॉपी में से पेज फाड़ा, ठीक है 2 पेज वापस करना। जब स्कूल में थे मेरी कॉपी फाड़ी, 2 कॉपी ले लेंगे, मैंने सर से शिकायत करते। अब वैसी चीज़ है कि एक बार दंड अपराध कर दिया, दूसरी बार अपराध किया तो 1.5 गुना दंड लगाएंगे। बस इतना ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं पढ़ना। उसमें 31A है पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड। तो यहाँ पे शेड्यूल्ड किए गए हैं, जिन अपराधों में शेड्यूल किया गया वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित रहेंगे
तो दंड क्या दिया जाएगा, मृत्यु दंड से दंडित किए जाएंगे। वो शेड्यूल क्या है, यहाँ शेड्यूल में बताया गया, अगर अफीम आपके पास 10 किलो पाई जाती मृत्यु दंड दे दो, मॉर्फिन 1 किलो पाई जाती है मृत्यु दंड दे दो, हेरोइन 1 किलो पाई जाती है मृत्यु दंड दे दो। इससे ज़्यादा मात्रा पाई जाने पर दंडित किया जाता है। कोडीन 1 किलो पे, थेवेन 1 किलो पे, कोकेन 500 ग्राम पे, हशीश 20 किलोग्राम पे हशीश। बस इतना याद रखिएगा। LSD 500 ग्राम है। सेक्शन 32 बोलती है ऐसे अपराधों के लिए दंड जिनके लिए दंड का उपबंध नहीं 6 माह जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये यहाँ पे 32 तक की धाराएं हैं जिनके संबंध में अपन ने यहाँ पे देखा है।